ओके। अभी रोशन हुआ जाता है रास्ता, वो देखो एक नारी आ रही है। नमस्कार, मैं ममता सिंह अहमदाबाद से नारी अस्मिता बड़ौदा द्वारा आयोजित इस मंच से आप सबका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। पटल पर सुसज्जित सभी साहित्यकारों का स्वागत है पुष्पगुच्छ से। ये पुष्पगुच्छ आपके लिए है, आप स्वीकार करें। सबसे पहले नारी अस्मिता की संपादक व प्रकाशक डॉक्टर रचना निगम जी का स्वागत करती हूँ, जो कि हमारे साथ बड़ौदा गुजरात से जुड़ी हैं। आपका स्वागत है रचना जी। धन्यवाद। मैं आज की मुख्य अतिथि डॉक्टर रूनू बरुआ रागिनी जी का स्वागत करती हूँ, जो आसाम से जुड़ी हैं। स्वागत है रूनू बरुआ जी। नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं शिक्षाविद एवं साहित्यकार श्रीमती कुमुद वर्मा जी का स्वागत करती हूँ, जो कि अहमदाबाद गुजरात से जुड़ी हैं। स्वागत है कुमुद जी। धन्यवाद। श्रीमती उर्मिला पचीसिया जी, जो कि लेखिका एवं नारी अस्मिता की सलाहकार भी हैं, मैं उनका स्वागत करती हूँ। स्वागत है उर्मिला जी। डॉक्टर प्रोफेसर कुसुम शर्मा जी, जो कि पूर्व विभागाध्यक्ष भाषा विभाग मणिपाल यूनिवर्सिटी राजस्थान से हैं। स्वागत है आपका प्रोफेसर कुसुम शर्मा जी। शिक्षा महाविद्यालय राजस्थान के पूर्व प्राचार्य डॉक्टर शशि मंगल जी का स्वागत करती हूँ मैं। स्वागत है शशि जी। नवादा बिहार से साहित्यकार डॉक्टर राशि सिन्हा जी, आपका स्वागत करती हूँ मैं इस पुष्पगुच्छ से। आप सबका पुनः स्वागत व अभिनंदन। मैं ममता सिंह आज आपको इस साहित्यिक चर्चा की सूत्रधार के रूप में अंत तक मिलूंगी और अपने साथ न जाने कितने धागों से पिरोए हुए साहित्यिक चर्चा में मैं आपका साथ दूंगी। माँ वीणा पाणी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए हम दीप प्रज्वलित की तरफ बढ़ते हैं। मैं आमंत्रित करती हूँ आप सबका, और मैं आमंत्रित करती हूँ दीप प्रज्वलन के लिए डॉक्टर रचना निगम जी का। डॉक्टर रचना निगम जी, आप दीप प्रज्वलित करें। जय माँ वीणा पाणी। मैं आमंत्रित करती हूँ रूनू बरुआ जी को दीप प्रज्वलन के लिए जी। आमंत्रित करती हूँ कुमुद वर्मा जी को दीप प्रज्वलन के लिए। मैं आमंत्रित करती हूँ उर्मिला पचीसिया जी को। प्रोफेसर कुसुम शर्मा, दीप प्रज्वलन के लिए आप आमंत्रित हैं। डॉक्टर शशि मंगल, दीप प्रज्वलन के लिए आपका स्वागत करती हूँ। राशि सिन्हा जी, आपका स्वागत है और एक दिया मेरी तरफ से जी। धन्यवाद। कुमुद जी। दीप प्रज्वलन मंत्र पढ़ दूं? जी स्वागत। जी अवश्य, स्वागत। दीपम ज्योति परम ब्रह्म, दीपम ज्योति जनार्दन, दीपम ज्योति हरित पापम, दीपम ज्योति नमोस्तुते। शुभम करोति कल्याणम, आरोग्य धन संपदाय, द्वेष बुद्धि विनाशाय, दीपम ज्योति नमोस्तुते। ओम। धन्यवाद साथियों। आज की ये शाम बड़ौदा से प्रकाशित नारी चेतना की प्रगतिशील पत्रिका नारी अस्मिता के विशेष अंक, जो कि प्रख्यात लेखिका व शिक्षाविद कुमुद वर्मा जी पर केंद्रित है, पर चर्चा करेंगे। 3 दशक पहले सन 1994 में डॉक्टर रचना निगम जी के विचार व दृष्टिकोण से इस पत्रिका का उदय हुआ, जो आज भी अपने नित नए कलेवर के साथ निर्वाध है। यह पत्रिका स्त्री के संपूर्ण व्यक्तित्व, संघर्ष, सृजन, विचार व संवेदनाओं का मंच है। यह पत्रिका बड़ौदा से निकलकर अब तक 44 देशों तक जा पहुंची है। यह पत्रिका न सिर्फ स्त्री के विविध रूपों का प्रतिनिधित्व करती है, बल्कि समसामयिक मुद्दों पर भी दृष्टि रखती है। नारी अस्मिता पत्रिका पर और अधिक प्रकाश डालने के लिए मैं श्रीमती उर्मिला पचीसिया जी को सादर आमंत्रित करती हूँ,
जो कि लेखिका के साथ साथ नारी अस्मिता पत्रिका की सलाहकार भी हैं। उर्मिला जी हिंदी साहित्य अकादमी गुजरात द्वारा पुरस्कृत हैं। इसके अलावा इन्हें अब तक कई सम्मान प्राप्त हो चुके हैं। आपको अभिनय में स्वर्ण पदक प्राप्त है। आप विश्व भाषा अकादमी की प्रदेशाध्यक्ष भी हैं। आपके कई कविता संग्रह व कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। स्वागत है आपका उर्मिला जी। धन्यवाद ममता जी, इतना सुंदर परिचय देने के लिए। इस आभासी बैठक में आमंत्रित सभी प्रबुद्ध साहित्यकारों का मैं उर्मिला पचीसिया अभिनंदन व स्वागत करती हूँ। अपनी उपस्थिति से इस आभासी सभा को गरिमा प्रदान करने के लिए आप सबका हार्दिक आभार। आज का यह आयोजन नारी अस्मिता त्रैमासिक पत्रिका के सौजन्य से आयोजित किया गया है। नारी अस्मिता पत्रिका से आप सब परिचित हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। नारी अस्मिता की संपादक डॉक्टर रचना निगम एक लोकप्रिय व्यक्तित्व है जिनसे मैं, आप, हम सब किसी न किसी तरह जुड़े हुए हैं। नारी अस्मिता अर्थात स्त्री का सम्मान, उसके स्वाभिमान का संरक्षण, यथा नाम तथा गुण को सार्थक करते हुए पिछले 32 वर्षों से नारी अस्मिता पत्रिका ने पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ समाज में महिला उपलब्धियों का प्रचार प्रसार कर उनको सम्मानित करने का पुरजोर प्रयास किया है और करती रहेगी। एक शिक्षित लेक्चरर के पद पर कार्यरत महिला को विवाह उपरांत जब घर पर बैठने का आदेश सुनाया गया, तब उन्होंने घर से ही एक साहित्यिक पत्रिका निकालने का निश्चय किया। हस्तलिखित प्रथम अंक की जेरोक्स कॉपियां अपने पहचान वालों के बीच निःशुल्क वितरित करके उन्होंने, यानी डॉक्टर रचना निगम ने, हिंदी साहित्य के संसार में अपना कदम रखा। महिला अस्मिता की रक्षा हेतु लिए गए इस साहसिक प्रयास को मां सरस्वती ने अपने आशीर्वाद से फलीभूत किया। उंगलियों पर गिने जाने वाले पाठकों की गिनती को पार कर नारी अस्मिता पत्रिका आज भारत के हर प्रांत, हर गांव और कस्बे तक पहुंची है। और आपको ये जानकर गर्व होगा कि आपकी यह पत्रिका, इस पत्रिका की उड़ान आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रही है। इस सफल उड़ान का श्रेय रचना जी के अटूट विश्वास, अदम्य साहस और लगन के साथ साथ पत्रिका में प्रकाशित शुद्ध, बिना मिलावट की साहित्यिक रचनाओं को भी जाता है। संपादक डॉक्टर रचना निगम ने अपने हर अंक में नारी के साथ खिलवाड़ करने वालों को कटघरे में खड़ा किया। दंपतियों के बीच बिगड़ते रिश्ते, पिता की संपत्ति में बेटी का हक, प्रशासन में महिलाओं के आरक्षण का प्रतिशत जैसे अनेक नारी सशक्तिकरण संबंधित विषयों पर विशेषांक निकाल और पत्रिका के विचार मंच स्तंभ द्वारा पाठकों पे जागरूकता लाने का रचना जी ने भरकस प्रयास किया है। विशेषांकों की कड़ी में इस बार अपना स्थान बनाया है नामचीन साहित्यकार एवं शिक्षाविद श्रीमती कुमुद वर्मा जी ने। इस विशेषांक पर विस्तार से चर्चा करने के लिए डॉक्टर रचना निगम जी आए, उससे पहले मैं नारी अस्मिता पत्रिका की एक खास बात आप सबके सामने लाना चाहती हूँ। यह भारत की चुनिंदा पत्रिका है जो बिना अश्लील और आकर्षक विज्ञापनों के मात्र अपने पाठकों के दम पर अपने अस्तित्व को बनाए हुए है। अस्वस्थता और कृष्टकाय होने के बावजूद
नारी अस्मिता के प्रति डॉक्टर रचना निगम के समर्पण को हर महिला के सहयोग की आवश्यकता है। नारी अस्मिता पत्रिका की सदस्यता स्वीकार कर और पत्रिका के संरक्षक बन डॉक्टर रचना निगम के साहित्यिक यज्ञ में अपना योगदान देकर महिला उत्थान और क्षीण हो रहे हिंदी साहित्य को जीवंत रखने में मददगार बने। संयम के साथ मुझे सुनने के लिए आप सबका हार्दिक आभार। नमस्कार। धन्यवाद डॉक्टर उर्मिला जी, आपने बहुत विस्तार से सूक्ष्म बातों को रखा नारी अस्मिता के बारे में। तो डॉक्टर उर्मिला अभी जिस पत्रिका की बात कर रही थी, तो क्यों ना हम दर्शकों को अपने दिखाएं और हम पुस्तक विमोचन की ओर बढ़ते हैं। सब अपने हाथों में नारी अस्मिता की यह पत्रिका लें और इसके विमोचन के लिए हम कैमरे के सामने इसको दिखाएं। अगर इसके मुख्य पृष्ठ के बारे में आप बोल सकें 2 शब्द उर्मिला जी। आप इसके लिए आप रचना जी को आमंत्रित करें तो बेहतर होगा। जी जी जी। तो बस मुख्य पृष्ठ बहुत आकर्षक है, जैसा कि आपने कहा कि अश्लीलता से दूर केवल विशेषता की बात ये रचना जी की कलाकृति है, तो मेरे ख्याल वो इसके बारे में हमें ज्यादा अच्छे से समझा पाएंगी। जी जी, मैं उन्हीं को बुलाती हूँ। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब नारी अस्मिता पत्रिका की संपादक व प्रकाशक डॉक्टर रचना निगम जी को मैं सादर आमंत्रित करती हूँ। डॉक्टर रचना निगम जी हिंदी व अर्थशास्त्र में MA व PhD हैं। आकाशवाणी से आपकी कहानियों और कविताओं का प्रसारण होता रहता है। इसके अलावा वार्ता व परिचर्चा में भी आपकी सहभागिता रहती है। एक मुट्ठी आकाश आपका प्रकाशित काव्य संग्रह है। इसके अतिरिक्त आपकी कई कृतियां प्रकाशित हुई हैं। आप विभिन्न संस्थानों के मुख्य पदों पर कार्यरत हैं। तो चलिए अब हम सुनते हैं डॉक्टर रचना निगम जी को, जो कि इस नारी अस्मिता पत्रिका की संपादक व प्रकाशक हैं। आपका स्वागत है डॉक्टर रचना निगम जी। धन्यवाद ममता जी। नारी अस्मिता पत्रिका द्वारा प्रकाशित प्रख्यात लेखिका एवं शिक्षाविद कुमुद वर्मा विशेषांक के विमोचन एवं समीक्षात्मक चर्चा हेतु आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित असम से मुख्य अतिथि डॉक्टर रोनू बरुआ जी, नारी अस्मिता पत्रिका की सलाहकार उर्मिला पचीसिया जी, जयपुर से प्रख्यात साहित्यकार समीक्षक डॉक्टर कुसुम शर्मा जी, जयपुर से ही वरिष्ठ साहित्यकार समीक्षक शशि मंगल जी, नवादा बिहार से हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा की लेखिका एवं समीक्षक डॉक्टर शशि सिन्हा जी, एवं आज की मुख्य आकर्षण डॉक्टर कुमुद वर्मा जी एवं संचालिका ममता सिंह जी का मैं हृदय से अभिनंदन करके अपनी बात कहती हूँ। यूँ तो नारी अस्मिता के प्रकाशन के 32 वर्षों में मैंने अनेकों विशेषांक प्रकाशित किए हैं। साहित्य की विभिन्न विधाओं पर कविता, कहानी, लघु कथा, अन्य जीवन परिचय कई विशेषांक दिए हैं। लेकिन अभी कुछ वर्षों से विशेष प्रख्यात साहित्यकार चित्रा बुदगल जी और ममता कालिया जी, प्रभा खेतान जी और उनकी रचनाओं को सम्मिलित किया है। वो काफ़ी चर्चित भी रहे हैं। तो विभिन्न रचनाकारों के विशेषांक जो प्रकाशित किए हैं उनको पाठकों ने बहुत सराहा है और उनसे आग्रह किया है कि आप भविष्य में भी इस प्रकार के रचनाकार विशेषांक निकालें। तो आज बहुत ही हर्ष का विषय है और आज की शाम शिक्षा, साहित्य, सामाजिक परिवर्तन, समाज सुधार, देश की गरिमा, संस्कृति की पैरोकार एवं कलम की अनुभवी धनी स्थापित शख्सियत को समर्पित है। आप समझ गए होंगे, उनका नाम है कुमुद वर्मा जी। इन्होंने श्रेष्ठ शिक्षण की बारीकियों को, नियमों को अपने अध्यापन अनुभव के दौरान महसूस किया। शिक्षण में सुधार एवं श्रेष्ठ मानदंडों को सुनिश्चित कर अध्यापकों, विद्यार्थियों, अभिभावकों को नई दिशा प्रदान कर व्यवहारिक स्तर पर शिक्षण के नए नियमों की परिवर्तन की नींव रखी।
आपका लेखन एवं साहित्य संवेदनाओं के शाब्दिक महल खड़े नहीं करते। आपके आपका लेखन एवं साहित्य संवेदनाओं के शाब्दिक महल खड़े नहीं करते, बल्कि वैचारिक सामाजिक क्रांति का आह्वान कर यथार्थ के धरातल पर समसामयिक मुद्दों को संजीदगी से उठाकर उनके व्यवहारिक निदान प्रस्तुत करते हैं। आपका बहुआयामी व्यक्तित्व विविधता युक्त रचना संसार, शिक्षा, शिक्षण एवं सामाजिक परिवर्तन की सोच का आकांक्षी रहा है। आप देश की विभिन्न समस्याओं पर भी निरंतर लेखन करती रही हैं। देश की गरिमामयी संस्कृति, धर्म, आध्यात्म पर आपकी गहरी पकड़ है। आपका लेखन इतिहास के पन्नों की न केवल पलटकर पढ़ने जाने को प्रेरित करता है, बल्कि जीवन के यथार्थ को भी अभिव्यक्त करता है, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से प्रदान करता है। सामाजिक संरचना एवं नई तार्किक सोच एवं परिवर्तन से पुनर्संगठित करने का प्रयास भी आपकी रचनाओं में मिलता है। आपकी 10 से अधिक पुस्तकों को पाठकों ने दिल से सराहा है। अधिकांश पुस्तकें राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत हुई हैं। उनके कई संस्करण एवं विभिन्न भाषाओं में अनुवाद भी प्रकाशित हुए हैं, जिनमें श्रेष्ठ शिक्षक केवी रीति थवाई एवं डायनेमिक डीएम प्रमुख हैं। मैं श्रेष्ठ साहित्यकार एवं सामाजिक चिंतक एवं मनीषी कुमुद वर्मा जी का इस अवसर पर हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि अपनी इस रचनात्मक यात्रा में वे अनेक नए विषयों पर न केवल लिखेंगी, बल्कि पाठकों और समाज के सभी वर्गों को प्रेरित भी करेंगी। आपकी ही कविता की पंक्ति से मैं अपने विचारों को विराम देती हूँ। कविता, तुम क्या चाहती हो, तुम जी आप क्या चाहती हो। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर रचना जी। आपके द्वारा हमने कुमुद जी के बहुआयामी व्यक्तित्व व उनके व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं के बारे में आप जाना, जो कि उनके बारे में इस किताब में भी है, और इस बार उनको इस मुख्य पृष्ठ में जो स्थान मिला है उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई कुमुद जी, और धन्यवाद मैम। चलिए आगे चलते हैं और कुसुम जी के पास हम चलते हैं। हमारे बीच डॉक्टर कुसुम शर्मा जी वक्ता के रूप में हैं, और कुसुम जी एमफिल व पीएचडी के साथ साथ एनसीजी ग्रेड 1 और 2 भी हैं। आप भाषा विभाग की विभागाध्यक्ष रही हैं। आपके 56 शोध पत्रों का प्रकाशन यूजीसी मान्यता प्राप्त जर्नल में हो चुका है। आपको प्रेसिडेंट अवार्ड फॉर डेडिकेटेड कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स डेवलपमेंट ऑफ मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर के लिए मिल चुका है। आपका स्वागत है डॉक्टर कुसुम जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका संचालन बहुत ही कुशलतापूर्वक कर रही है, प्रस्तुत कर रहा है। और मंच पर उपस्थित मुख्य अतिथि महोदया रचना जी, जो मेरी परम मित्र भी हैं, और सभी जो जुड़े हैं, सभी का मैं स्वागत करती हूँ और आभार व्यक्त करती हूँ रचना जी का, तो मुझे ये उन्होंने अवसर प्रदान किया। रचना जी वास्तव में दिल से साहित्यकार हैं। कुछ लोग दिखाने के लिए साहित्यकार बनते हैं, लेकिन ये वास्तव में साहित्यकारों की तरह की सोच है और उन लोगों को जोड़ने का प्रयास करती हैं जो वास्तव में दिल से लिखना चाहते हैं। कुमुद वर्मा जी जो 8 विशेषांक है नारी अस्मिता का, उनमें से वो एक है जो केवल लिखने के लिए नहीं लिखती, वो केवल अपने दिल की बात को लिखने का प्रयास करती है। आज समाज को जिस विषय की या जिस समाधान की आवश्यकता है, मैंने उनका जीवन परिचय पढ़ा है, तो उस पर उन्होंने सब तरह से दृष्टि डाली है। उनकी 10 किताबें हैं, तभी प्रचलित हो पाई है देश विदेश में कि कोई तो कारण होगा। एक अच्छा शिक्षक कैसे बनना है, एक नया विषय है। शिक्षक तो सब बन जाते हैं, लेकिन कई बार हमें नियम नहीं पता होते। मैं खुद भी प्रिंसिपल रह चुकी हूँ एजुकेशन कॉलेज में पहले,
तो वास्तव में आजकल यूनिवर्सिटी में भी ये क्लासेस होने लगी है, क्योंकि इंजीनियरिंग करने के बाद, पीएचडी करने के बाद ट्रेनिंग टीचिंग की नहीं होती है, और फिर उनको प्रॉपर कैसे आपको लेसन प्लान करना है वो सब चीज नहीं आती। तो इन्होंने जो वो किताब लिखी है वो मुझे बहुत पसंद आई है, कि कुशल अध्यापक कैसे बने। बहुत अच्छी लगी मुझे वो किताब। इसके साथ ही इन्होंने जो सामाजिक जो मुद्दे उठाए हैं वो बहुत ही आज के समाज की आवश्यकता है, कि उन सामाजिक मुद्दों को लेकर हम लोग चर्चा करें। कि जैसे हमारे बच्चे हैं, उन पर भी एक किताब है, हम तो बच्चे हैं, बच्चों पर भी इन्होंने किताब लिखी है। इस सब और इन्होंने अपना ध्यान आकर्षित किया। और इसके अतिरिक्त अगर मैं नारी अस्मिता के विषय में भी कुछ बोलना चाहूंगी, इससे में मैं बहुत जुड़ी हुई हूँ। नारी अस्मिता ने अपनी पत्रिका के माध्यम से उन सभी विषयों को पर परिचर्चा भी आयोजित की। इसमें 3 परिचर्चाओं का आयोजन मैंने भी किया, और वो सभी उन महिलाओं की परिचर्चा है। कुछ तो ममता से उपेक्षित हो रही है, ममता नहीं उनके मन में है, उसको लेकर भी एक हमने लिखा था। और संगठन, महिला संगठन कैसे है, और आज महिला स्वतंत्रता के नाम पर स्वच्छंद होती जा रही है। ऐसे बड़े इन्होंने अच्छे अच्छे मुद्दों को लिया, और जिसमें मेरा योगदान बहुत रहा है इसमें, क्योंकि मैं भी ऐसी चीजें चाहती हूँ कि समाज में आए, सामाजिक चेतना जागृत हो। और इसमें जो कुमुद वर्मा जी ने भी सांस्कृतिक चेतना हेतु और सामाजिक चेतना हेतु अपनी पुस्तकें जो प्रकाशित की हैं, बहुत कम उम्र है। जब मैंने देखा 1970 में इनका जन्म हुआ था, और 72 में मेरा विवाह हुआ, बहुत छोटी है मेरे से। तो मुझे जब मैंने देखा तो मुझे लगा कि रियली वास्तविकता है ये, कि जब रुचि होती है इंसान कलम तभी सीखता है। और आज नारी पीड़ित भी है और पीड़ित कर भी रही है। आज उसकी संख्या, पीड़ित करने वालों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। और अभी मैंने अपने चैनल के माध्यम से जज साहब से इंटरव्यू लिया था कि कानून रक्षक है या भक्षक है। तो वो सारा, इसमें भी मैंने इसी तरीके का आयोजन करती रहती हूँ। मैं एक चैनल की स्वयंसिद्धा साहित्य संस्था चैनल है, उसकी मैं संरक्षक हूँ, और उसका मैं रेगुलरली, आज भी उसमें एक कार्यक्रम चल रहा है, उससे मैंने आज किसी और को दिया है, और इस कार्यक्रम में मैं जुड़ी हूँ। और सुबह मेरा रोज लाइव भजन आता है, लाइव टेलीकास्ट होता है मॉर्निंग में, 15 मिनट का भजन में सुनाती हूँ। सिर्फ रचना जी के साथ मेरे विचार बहुत मिलते हैं, हम लोग अक्सर बातें करते रहते हैं। तो आज नारी के लिए हम ये कह सकते हैं, उन नारियों के लिए तो ये कह सकते हैं, जिंदगी भीख में नहीं मिलती, जिंदगी बढ़ के छीनी जाती है, जिंदगी बढ़ के छीनी जाती है, अपना हक संगे दिल जमाने से छीन पाओ तो कोई बात बने, सर झुकाए से कुछ नहीं बनता, सर उठाओ तो कोई बात। उन महिलाओं के लिए है जो वास्तव में पीड़ित, लेकिन जो पीड़ित कर रही हैं वहां पे मुझे दर्द होता है। और अभी हम इस पे भी एक मैं चर्चा का विषय रखूंगी कि आज पुरुष पीड़ित आश्रम भी खुले। उसका कारण ही है कि स्वच्छंदता नारी की, जो नारी संवेदनाओं के माध्यम से सबको जोड़ के रखती थी, वहां कहीं ना कहीं वो अपने कर्तव्य से विमुख भी हो रही है। तो साहित्यकार का धर्म होता है चाहूं और अपनी दृष्टि घुमाते हुए समाज में जो भी कमजोरियां हैं उनको उकेरे और उसको समाज में लाए और उसका समाधान बताए। और वो काम रचना जी अपने नारी अस्मिता के माध्यम से बहुत कुशलतापूर्वक कर रही है, और मैं इसीलिए जुड़ी हूँ इनके साथ, क्योंकि मेरा मनपसंद कार्य है। तो मैं आपके बहुत आभारी हूँ,
कि आपने मुझे इसमें जोड़ा। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर कुसुम जी, आपको सुनना बहुत अच्छा लग रहा था कि आपकी ये चर्चा जारी रहे और आपने अपने इस छोटे से उसमें बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पे रख कर सोचने के लिए बहुत काफ़ी चीज़ें रख दी हैं और आपकी आवाज़ भी बहुत खूबसूरत है जो आपने महिलाओं को समर्पित किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब मैं मंच पर स्वागत करती हूँ आज की अपनी मुख्य अतिथि डॉक्टर रूनू बरुआ रागिनी जी का। अगर मैं रागिनी जी के बारे में कहूँ तो आप PWD की नौकरी से अवकाश प्राप्त हैं। आपकी हिंदी व असमिया में 11 पुस्तकें व 60 से ज़्यादा साझा संकलन प्रकाशित हैं। आपको सौहार्द सम्मान, ताम्रपत्र तथा 2.5 लाख रुपए के साथ सम्मानित किया जा चुका है। आप पूर्वाशा हिंदी अकादमी न्यास की संस्थापिका हैं व अध्यक्ष भी हैं। मैं आपका स्वागत करती हूँ डॉक्टर रूनू बरुआ जी, आपका पटल पर स्वागत है। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत सुंदर संचालन भी कर रही हैं और इतनी मधुर आवाज है आपकी, और आपने मेरे लिए इतना सुंदर मेरा परिचय यहाँ दिया, उसके लिए धन्यवाद। बहुत सुंदर कार्यक्रम हो रहा है और इसका पूरा श्रेय मैं हमारी आदरणीय कुसुम जी को दूंगी, कुमुद जी को दूंगी, जिनकी पुस्तिका उनका ये विशेषांक जो है उसका आज विमोचन हुआ है। कुमुद जी से मेरा जब परिचय हुआ तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो एक तो हिंदी में लिखती हैं और उस पर वो हिंदी की पुस्तकें जो स्कूल में कॉलेजों में भी इस्तेमाल हो रही हैं, उनको पढ़ाया जा रहा है। क्योंकि हमारा पूर्वाशा जो जिसका मैंने स्थापना किया, जिसकी वो हिंदी के प्रचार प्रसार के लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़ रहा है। और मैं असमिया हूँ तो मैं हिंदीतर भाषी हूँ, लेकिन हिंदी के लिए मेरा बहुत लगाव है, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि यही एक भाषा है जो पूरे भारत को एक सूत्र में बांध कर रख सकती है। हम सब तो छोटे छोटे माला के मोती हैं। तो इसलिए मेरा कुमुद जी से एक अंदरूनी एक संबंध सा भी बन गया। हालांकि हम आज तक मिले नहीं हैं, लेकिन उनकी जो सोच है और उनका जो कार्य है और समाज के प्रति और बच्चों के लिए जो कुछ कर रही हैं, उससे मैं बहुत प्रभावित हुई। और क्योंकि हम भी हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं यहाँ पर स्कूल कॉलेजों में भी। इन्होंने मुझको अपनी पहली वो बच्चों वाली इंद्रधनुष और कई सारी मैगजीन्स मुझको भेजी थी। आपकी वो DM जो हीरालाल जी की डॉक्टर हीरालाल की जो पूरी जीवनी के ऊपर आधारित है, वो भी भेजी। तो मैंने उसको यहाँ के हमारे यूनिवर्सिटी में और वो NID में भी उसकी कॉपी वहाँ पे उन लोगों को दी कि हमारी एक सदस्य हैं, क्योंकि ये हमारे पूर्वाश्रम में भी हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और आज मैं आपके इस मैगजीन के बारे में, पत्रिका के बारे में भी बहुत कुछ मुझे जानने को मिला। अभी जैसे कि रचना जी ने बताया, कुसुम जी ने बताया, तो मुझको इन सब उर्मिला जी के इन सब से मुझे पता चला और मैंने खुद भी पढ़ के देखा कि एक उत्कृष्ट पत्रिका है और मुझे बहुत पसंद आई और मैं इसकी आजीवन सदस्यता लेना चाहूंगी। मैं इस पर बात करूंगी। और हमारे कुमुद जी के लिए मैं इतना जरूर कहूंगी कि वो इतना बढ़िया ये कर रही हैं, तो हम हमारे पूर्वाशा की तरफ से हम उनको एक उपनाम देना चाहेंगे। तो शीघ्र ही मैं उस पर ये करके हम एक कार्यक्रम ये करके ऑनलाइन उनको उसको हम देंगे, क्योंकि हमारे जितने भी कवि हैं हमारे इसमें संस्था में, जो काफी मतलब है कि मंझे हुए हैं और कई विधाओं के पारंगत है, हमने अपनी तरफ से उनको उपनाम दिया है, जिसको सबको बड़े गर्व से प्रयोग करते हैं। तो इनको भी देने के लिए मैं ये कर रही हूँ। तो मैंने उसको भी नोट किया है कि मैं उसको इस पर चर्चा करूंगी। और कुमुद जी को भविष्य के लिए मैं बहुत सारी उनको शुभकामनाएं देना चाहूंगी कि वो इसी तरह से साहित्य सेवा करती रहें और समाज की सेवा करती रहें, क्योंकि आज हिंदी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हिंदी के माध्यम से हिंदी को और दिलचस्प बना करके
छात्र छात्राओं में इसका प्रचार किया जाए। इनकी जो पुस्तिका है जिसमें उन्होंने क ख ग आ पे जो छोटी छोटी कविताएं लिखी थी, तो उसको मतलब है कि इस तरह से वो इतनी दिलचस्प हो जाती है, छोटे छोटे बच्चों को उसको मधुर आवाज में गा करके उसको साथ में एक सबको अगर गाएं उसको सीखें, तो मतलब वो काफी मतलब है कि बच्चे उसमें इंटरेस्टेड होते हैं, उनकी दिलचस्पी बढ़ती है। तो इनकी ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी। और पूर्वाशा का भी ये है कि भविष्य में ये और भी संस्थाओं से जुड़ करके हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए आगे बढ़े, तो उसमें कुमुद जी की जो रचनाएं हैं, वो जो शिक्षाविद हैं, तो उनसे हम सलाह भी ले सकते हैं, उनका सहयोग भी ले सकते हैं, और इस तरह से उनकी भी मन की इच्छा पूरी होगी और हम भी लाभान्वित होंगे, हमारा समाज लाभान्वित होगा, हमारे छात्र छात्राएं लाभान्वित होंगी। और ये नारी अस्मिता ने जो उन पर एक विशेषांक निकाला है, इसके लिए मैं सबको बधाई देती हूँ। विशेष तौर से इसकी संपादिका, इसके प्रकाशक, सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं कि आप इस तरह से महिलाओं को, जो हमारे समाज में एक ज्योति पुंज का कार्य कर रही हैं, या कहिए कि वो अंधेरे में एक दीपक का कार्य कर रही हैं, उनको आप सबके समक्ष ला रहे हैं। क्योंकि जहां जहां आपकी ये पत्रिका जाएगी, लोगों को उस शख्सियत के बारे में पता चलेगा, उनकी उनके कार्यों के बारे में पता चलेगा। ये एक बहुत जरूरी चीज है, जो कि हम सबको जानना चाहिए कि कौन क्या कर रहा है, कौन महिला जो है निस्वार्थ भाव से क्या क्या कर रही है। और एक उम्र होने के बाद में जब हम लोग सोचते हैं कि हम रिटायर कर गए, हमारा अब कोई कार्य नहीं है, बस घर में नाम कीर्तन करो, भजन गाओ, लेकिन मैं सोचती हूँ कि मैं पहले भी लिखती थी, लेकिन रिटायरमेंट के बाद में तो अब मेरा फुल टाइम काम हो गया ये, क्योंकि मैंने पूर्वाशा को खोला। मैं 2014 में मैं रिटायर की, और 2017 में मैंने पूर्वाशा का ये किया, संस्थापन किया। तो तब से मैं हिंदी के लिए, जहाँ लेखक लेखिकाओं के द्वारा हिंदी के बढ़ावे के लिए लिखा जाता है, वहीं पे मैंने साहित्यकारों को भी इसमें ये जोड़ा है कि वो भी अच्छी अच्छी चीजें लिखें। और बहुत सारी विधाएं भी हमारे सिखाते हैं। भारत के 4 कवि हैं, वो हमारे यहाँ हर हफ्ते सिखाते हैं विधाएं। तो इस तरह से बहुतों ने नई नई विधाएं सीख करके अपनी पुस्तकें भी छापी हैं। तो मुझे अच्छा लगता है कि हिंदी के लिए जो भी कार्य करता है, हिंदी के लिए जो भी ये आगे बढ़ता है, और हिंदी के माध्यम से नारी जगत को अगर कुछ सीखने को मिले, कुछ करने के लिए उनको उत्साह मिले, तो ये एक बहुत बड़ी चीज होती है। और इसके लिए मैं कुमुद जी को बहुत बहुत अभिनंदन और शुभकामनाएं देती हूँ कि वो इसी तरह से आगे बढ़े, ईश्वर उनको सुस्वास्थ्य दे और दीर्घायु करे। धन्यवाद। बहुत अच्छा। बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर रोनू बरुआ जी। और आप वाकई बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं हिंदी के प्रचार और प्रसार के लिए। और आप अपनी संस्था पूर्वाशा के माध्यम से, जो आपने अभी बताया भी। और मैं आपको एक बात अलग से कहना चाहूँगी कि अभी जब आप बोल रही थी, तो आप इतनी सुंदर हिंदी बोल रही थी, इतने सुंदर शब्द निकल रहे थे कि वो आपके असम में जो पीठा होती है मिठाई, शायद बहुत प्रसिद्ध होती है असमिया मिठाई, बस उसी के जैसा कुछ लग रहा था। धन्यवाद धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। और आगे बढ़ने के पहले हम अपने तमाम दर्शकों को धन्यवाद कहते हैं। आप जुड़े रहिए, आपको नारी अस्मिता के बारे में और बातें पता चलेंगी। आप पढ़िए, बहुत स्तरीय पत्रिका है। धन्यवाद आपका। चलिए आगे चलते हैं डॉक्टर शशि मंगल जी के पास, जो कि आज की हमारी वक्ता हैं। डॉक्टर शशि मंगल जी MA PhD हैं। आप विभिन्न विषय आधारित कविता, कहानी, उपन्यास, लेख व समीक्षाएं लिखती हैं। आपकी 42 पुस्तकें 42 हैं, और आपने 45 से ज़्यादा सम्मान व पुरस्कार प्राप्त किए हैं। आपके शोध कार्यों पर भी शोध किया गया है, ये बहुत बड़ी बात है। और आप आकाशवाणी से भी प्रसारित होती रहती हैं। डॉक्टर शशि मंगल जी, मैं आपको ससम्मान पटल पर आमंत्रित करती हूँ।
डॉक्टर शशि मंगल जी। मेरे ख्याल से डॉक्टर शशि मंगल जी उपस्थित हैं क्या? शायद उनका कनेक्शन नहीं है। आगे चलती हूँ। डॉक्टर म्यूट है। अच्छा, डॉक्टर शशि मंगल जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? तो मुझे शशि मंगल जी दिख रही हैं क्या पटल पर? हाँ, हो गया, अनम्यूट हो गया। ओके ओके, स्वागत है शशि मंगल जी आपका। ये म्यूट था, अनम्यूट कर रही थी, हो नहीं रहा था। जी जी जी, होता है ये, कभी कभी ऐसा होता है, अटक जाता है। स्वागत है आपका। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। आपका संचालन बहुत अच्छा है, पूरा कार्यक्रम बहुत अच्छा चल रहा है। सभी को नमस्कार। और इस अंक पर तथा बाकी अन्य बातों पर मैं अपने विचार व्यक्त कर रही हूँ। नारी अस्मिता पत्रिका का दिसंबर 2025 मई 2026 का संयुक्त अंक प्राप्त हुआ। खुशी हुई। यह अंक प्रख्यात लेखिका और शिक्षाविद कुमुद वर्मा विशेषांक है। कवर पृष्ठ बहुत खूबसूरत है। इस पर कुमुद जी का तेजस्वी चित्र है। कुमुद जी के इस विशेषांक में उन्हें 10 पृष्ठ मिले हैं। इनमें कुमुद जी की उपलब्धियां, प्रकाशित पुस्तकों एवं प्राप्त सम्मानों का वर्णन है। कुमुद जी की रचनाएं तथा संपादक रचना निगम जी द्वारा उनका लिखा गया साक्षात्कार भी है। इस साक्षात्कार से पता चलता है कि कुमुद जी ने किन रचनाकारों से प्रभावित होकर अपना लेखन कार्य प्रारंभ किया। साहित्य के साथ ही साथ उन्होंने शिक्षा पर भी किताबें लिखी हैं, जैसे कुशल अध्यापक कैसे बने। इस पुस्तक में उन्होंने अपने अध्यापन कार्य के दौरान प्राप्त अनुभवों को लिखा है। यह शिक्षकों के व्यवहारिक मार्गदर्शन से संबंधित है। इन्होंने बच्चों के लिए भी कविताएं लिखी हैं। हम तो बच्चे हैं नामक बाल काव्य संग्रह में, जो बहुत ही रोचक है। इनकी किताबें चीनी, नेपाली और अंग्रेजी भाषाओं में भी ट्रांसलेट की गई हैं। कुमुद जी ने बच्चों का एक स्कूल भी खोला, जिसे बाद में सरकार से भी मान्यता दिलवाई। अन्य रचनाकारों की रचनाएं पढ़ना इन्हें बहुत पसंद है। विशेष महत्व के अनछुए विषयों पर लिखने में इनकी विशेष रुचि है। सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कुमुद जी का कहना है कि माता पिता को इनके वीडियो बच्चों के सामने देखने चाहिए, जिससे बच्चों का उसका ज्ञान हो और उनमें रुचि उत्पन्न हो। वर्तमान समाज में विघटित होते परिवारों की स्थिति पर विचार करते हुए उन्होंने कहा है कि वर्तमान समय में स्त्रियां कामकाजी हैं, उन पर घर और दफ्तर दोनों का दायित्व होता है। पुरुष को भी घर के कामों में सहयोग देना चाहिए। उनकी बात सही है, किंतु अब आजकल ऐसी भी स्थितियां सामने आ रही हैं जिन घरों में पुरुष भी घर का काम करवाते हैं, उनमें कई घरों में स्त्रियां पति पर ही सारा काम छोड़ देती हैं और पुरुष घर का, बाहर का और दफ्तर का सभी जगहों का काम करता रहता है। यद्यपि अभी यह बहुत कम घरों में है, पर यह स्थिति भी आजकल बढ़ती ही चली जा रही है। संतुलन बनाए रखने के लिए इस पर भी अभी से ही ध्यान रखना जरूरी है। इस विषय पर भी विचार करना बहुत जरूरी है। इस अंक में कुमुद जी की कहानी 3 पीढ़ी प्रकाशित हुई है। इसमें स्त्री शिक्षा के महत्व पर बल दिया है, जो सही भी है। कविताएं हैं चाहो चूहों की सभा, साथ छोड़ दो, ऊंट और लोमड़ी। सभी कविताओं में कोई न कोई सीख छुपी है। कहानी, कविता सभी बहुत अच्छी हैं और प्रेरणादायी हैं। हम तो बच्चे हैं, जिंदगी के रंग और कविता स्वयं क्या चाहती है। तुम अध्यापन का इंद्रधनुष,
सभी प्रस्तुतियां बहुत प्रभावी हैं। यह रहा इस विशेषांक के व्यक्तित्व पर प्रकाश। अब इस अंक की अन्य रचनाओं पर बात करते हैं। रचना निगम जी का आज हमेशा की तरह विचारशील संपादकीय बहुत प्रभावी है। इसके बाद डॉक्टर कुसुम शर्मा जी का लेख आत्मनिर्भर स्त्रियों को समाज संगठन में भूमिका, वर्तमान समाज का चित्र खींचता है। हमेशा की तरह ही पत्रिका के सभी लेख और सभी रचनाएं बहुत प्रभावी हैं। तुलिका जी हमेशा बड़े मनोयोग व मेहनत से पुस्तकों की समीक्षा लिखती हैं। नारी अस्मिता पत्रिका में उनकी मेहनत और लगन भी बहुत श्लाघनीय है। मालती दुबे जी की पत्रिका में पुस्तक समीक्षा देने के लिए बधाई की पात्र हैं। पत्रिका की अन्य कविताएं और कहानियां भी बहुत प्रभावी व रोचक हैं। सरिता गुप्ता जी की लघु कहानी किरदार भी बहुत अच्छी मनोवैज्ञानिक कहानी है। शीना किस प्रकार घर के और बाहर के व्यक्तित्व को संभालती है, कहानी बहुत अच्छी है। कुरीतियों और सामाजिक संघर्ष का शिकार नारी डॉक्टर राखी परम सावलानी जी ने स्त्रियों की विषम स्थिति का चित्रण किया है, सही है। पत्रिका नारी अस्मिता है, ऐसी रचनाएं होना स्वाभाविक ही है, पर स्त्री पुरुष दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। एक के बिना परिवार भी और स्त्री पुरुष स्वयं भी अधूरे हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि शोषण सहते जाएं, अपने को दृढ़ बनाना अनिवार्य है। आजकल पुरुष भी स्त्री पीड़ित होने लगे हैं, स्त्रियों के शोषण का शिकार हो रहे हैं। समाज और परिवार की पूर्णता और खुशहाली बनाने के लिए पुरुष उत्पीड़न का जिक्र भी हो, उसके निदान और उपचार पर भी विचार हो, तो मेरे विचार से यह एक महत्वपूर्ण आयाम रहेगा। स्त्री द्वारा पुरुष का शोषण करना भी उसकी अस्मिता को पूर्ण नहीं बना सकता, बच्चे भी बर्बाद होते हैं। इस तरह की स्थितियों को अनदेखा करके किसी की भी अस्मिता पूर्ण कैसे हो सकती है। अब आती है बात पत्रिका की कहानी कैक्टस की। कहानीकार निम्मी गुप्ता। यह कहानी इस पत्रिका की आत्मा से संबंध रखती है। रोंगटे खड़े करने वाली वर्तमान समय की स्थितियों का बड़ा ही मनोवैज्ञानिक और मार्मिक चित्रण है। लेखिका को बहुत बहुत बधाई। इसी प्रकार देश मुक्ति की 2 लघु कथाएं लेखिका डॉक्टर अनीता पांडे अनवी की लघु कथाएं भी बहुत मर्मस्पर्शी हैं, उन्हें भी बहुत बहुत बधाई। इस प्रकार कुमुद जी, रचना जी और सभी कलमकारों को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद, नमस्कार। बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर शशि मंगल जी। आपके वक्तव्य और विचारों से, आपने अपने वक्तव्य और विचारों से जो अवगत कराया और बहुत ही सुंदर पूरे पत्रिका की आपने जिस सहजता के साथ समीक्षा की, उसके लिए आप बधाई की पात्र हैं। बहुत ही प्रभावी ढंग से आपने पूरी पत्रिका की बात की, कुमुद जी की बात की। आप हम सबकी तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत सुंदर। अब हम अपने आज की अंतिम वक्ता की तरफ चलते हैं, डॉक्टर शशि सिन्हा जी के पास। राशि सिन्हा, माफ कीजिएगा, डॉक्टर राशि सिन्हा जी, आपका पटल पर स्वागत है। डॉक्टर राशि सिन्हा जी हिंदी, मगही व अंग्रेजी में लेखन करती हैं। आपके 2 उपन्यास, 2 कहानी संग्रह, 3 काव्य संग्रह व 6 बाल साहित्य व 2 नॉन फिक्शन प्रकाशित हो चुके हैं। आपको कई सम्मान प्राप्त हो चुके हैं। आप आकाशवाणी से निरंतर जुड़ी रहती हैं। आपका स्वागत है डॉक्टर राशि सिन्हा जी। आदरणीय मंच का नमन करते हुए सबसे पहले तो मैं आपको बधाई दूं इतने सुंदर, सशक्त और प्यारे संचालन के लिए, अच्छे शब्दों का समर्थन और एक सांस्कृतिक संयोजन साहित्यिक अनुष्ठान के माध्यम से करने के लिए आदरणीय रचना निगम जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय वर्मा जी को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार कि आपने इस
विशेष शख्सियत की विशिष्टता के रस को वैशिष्ट करने के लिए मुझे अवसर प्रदान किया। मैं बहुत आभारी हूँ। वाकिफ कहाँ जमाना हमारी उड़ान से, वाकिफ कहाँ जमाना हमारी उड़ान से, वो और थे जो हार गए आसमान से। वाह, कहाँ जमाना हमारी उड़ान से, वो और थे जो हार गए आसमान से। उनको कहाँ पता है ए अगले दिन, उनको कहाँ पता है ए अगले दिन, हम जाने जाते हैं अपने की पहचान से। क्या बात, पंक्तियों क्या के बात। साथ मैं बस नारी अस्मिता के इस विशेषांक में प्रख्यात लेखिका एवं शिक्षाविद आदरणीय डॉक्टर कुमुद वर्मा जी को सबसे पहले तो बधाई देती हूँ और उनके इन विशेषांक पर अपनी बातें रखने की कोशिश करूंगी। जिस बात क्या होती है कि जब मेरे हाथों में विशेषांक आया और आदरणीय रचना निगम जी ने इस बात की चर्चा की कि बेटा बोलना है, तो एक अलग सा बंदे अलग से आत्मीय भाव आया। आत्मीय भाव इसलिए कि नारी अस्मिता का विशेषांक है और विशिष्ट भी कौन है तो नारी। स्त्री चेतना को संदर्भित करती, समग्रित करती एक नारी के बारे में बोलना अपने आप में विशिष्ट हो जाता है और तब तो और भी विशिष्ट हो जाता है जब नाम कुमुद हो। बिल्कुल बिल्कुल। जब हाथों में विशेषांक आया और आदरणीय डॉक्टर कुमुद वर्मा जी का नाम ऊपर में मुझे दिखा एक अच्छी शख्सियत के चेहरे के साथ, और अंत तो खैर पन्नों के पलटने के बाद तो जो मैं उजाले भरे में थे उसकी बात मैं बाद में करूंगी। तो एक व्युत्पत्ति के आधार पर जो हम कुमुद की बात करते हैं, कु यानी पृथ्वी, मुद यानी आनंदित करना, पृथ्वी को आनंदित करने वाली शख्सियत आज हमारी नारी अस्मिता के पन्नों में एकदम विशिष्ट रूप से केंद्रित है। तो इससे बड़ी बात हमारे लिए क्या होगी। अचानक से एक बात कणाद ऋषि की ओर मेरा मन गया। वैशेषिक सूत्रों में उन्होंने कहा था कोई व्यक्ति ऐसे ही विशिष्ट नहीं हो जाता, कहीं न कहीं विशेषता उसके भीतर उसे विशेष बनाती है। शायद तभी आज हम उस अवसर पे इतनी विशिष्ट बातें विशिष्ट शख्सियत करने के लिए जुड़े और नारी अस्मिता ने इन्हीं विशिष्टताओं को अपने पन्नों में इसीलिए समेटा कि वो एक अलग ही तरह की विशिष्टता के साथ रचनात्मक अभिव्यक्ति में समाज को शैक्षणिक और संवेदनात्मक ऊर्जा से ऊर्जावान करती चली है। ललिता सहस्त्र का 70वां श्लोक मुझे याद आता है कि काम रूपिणी कुमुदा, कुमुदा। जब मैंने कुमुद शब्द देखा तो ललिता सहस्त्र नाम का जो 70वां श्लोक है, ललिता सहस्त्र नाम में ललिता का 40वां नाम जो है वो कुमुदा है। तो वो अनायास मन में आ गई कि कुमुदा काम रूपिणी काम कलित। यहाँ मैं स्पष्ट कर दूं कि काम एक अपने सिर्फ करने तात्विक के साथ भी संरचनात्मक के साथ भी जाते हैं तो दक्ष होने लगते और अन्य कुमुद जी कला साहित्य मंदिर सुनाई नहीं दे रहा है। हाँ, आवाज ठीक नहीं है। आवाज सही नहीं आ रही है। हाँ, आवाज में कोई डिस्टर्बेंस है। हाँ, नेट शायद उनका ठीक क्या है। राशि जी, आप अभी तो आ रही कहीं है? स्थान बदल लें क्योंकि वहां पर शायद नेट ठीक नहीं है। एक्चुअली कहीं बहुत बारिश हो रही है और अभी हाँ वो ओले पड़े हाँ, हैं। तो अभी आपकी ठीक आ रही है, अभी बस बल्कि अच्छी आ रही आज विषय पर प्रकट जाऊंगी कि विशिष्टता के चलती है और वास्तविक संदर्भ केंद्र मेरी है तो हम अपने आप खिलुटते हैं, कुमुदित हो उठते हैं। और जब इतनी अच्छी शख्सियत हो जो पृथ्वी को आनंदित करने के साथ साथ आकाश की अनंतता को नापने का साहस कर एक सफल प्रयास कर सफल होती
सामने प्रस्तुत होती है, तो इससे बड़ी बड़ी गर्व की बात हम नारियों के लिए नारी अस्मिता के माध्यम से नारी अस्तित्व को स्थापित करने का जो पल है उसके माध्यम से जो प्राप्त है, इससे बड़ी बात और इससे बड़ा पल कोई हो भी नहीं सकता। तो इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय रचना निगम जी का, और उनके कृत्यों का, जिनकी शख्सियत के लिए आज हम सभी यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। डॉक्टर आदरणीय डॉक्टर सुनील वर्मा जी, मैं कुछ पंक्तियों के साथ जो आदरणीय रचना निगम जी ने लिखा था उसके साथ मैं आपकी बात की शुरुआत करूंगी कि कुमुद वर्मा एक ऐसी ही एक शख्सियत है जहाँ साहित्य और साहित्य है, जहाँ उद्देश्य और संवेदना एक दूसरे से सुंदर, कितनी सशक्त और कितनी सारभर्भित पंक्तियों के माध्यम से विशेषांक की शुरुआत आपने की है, इसके लिए आप निश्चित रूप से बधाई की पात्र हैं। आदरणीय साधक महोदय, आपकी इन ने एक विशेषांक को इसलिए भी विशिष्ट बना दिया कि वो सारी शख्सियत के कृतित्व और व्यक्तित्व इसमें अंतर्निहित हो सामने प्रस्तुत हो गए। मैंने जो पढ़ा उस विशेषांक को, उसमें आदरणीय कुमुद वर्मा जी शिक्षाविद है साहित्यिक कार्य के साथ साथ। ऐसे में मुझे वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की बात याद आती है, जिनका मानना था कि हमें शिक्षक जो हमें स्वयं सोचने में मदद करते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान देना नहीं, शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान देना नहीं, बल्कि स्वतंत्र, रचनात्मक और नैतिक चरित्र वाला एक इंसान तैयार करना है। कितनी सुंदर बात है, और आपने अपने पूरे जीवन में इस सुंदर बात को कितनी सुंदर तरीके से धारण कर एक सशक्त समाज की रचना कर इंसानों को गढ़ा है कि 10,000 से भी अधिक इंसानों को आपने गढ़ा, आकार दिया। मैंने जो इसमें पढ़ा आपके साक्षात्कार में भी, आपके विशेषांक में जो लिखा है, ये हम लोगों के लिए गर्व की बात है कि हाशिए पर खड़ी स्त्री को दोयम दर्जे का जो हमने समाज के पुरुषात्मक प्रवृत्ति के द्वारा पाया, आज वही स्त्री इंसानों को आकार बनाकर, तो इंसानों को आकार बनाते ही देते ही है, लेकिन व्यवहारिक पटल पर केंद्र में लाकर खुद भी केंद्र में खड़ी होने का साहस करते हैं। ये प्रेरणा स्वरूप बातें हैं, ये प्रेरणा स्वरूप शख्सियत आपकी बहुत नमन है। आपकी शख्सियत को बड़ी बेचैनी होती समझ में कि एक शख्स इतना शानदार, इतना विशिष्ट कैसे हो जाता है कि थोड़े पन्नों को अपने थोड़े पन्नों को अपने उजली चैतन्यता से चैतन्य कर जाता है और विशेष करता है। ऐसी बातें पृष्ठभूमि मायने रखती है। मैंने जो पढ़ा इसमें पाया कि आप 10 अक्टूबर 2008 पिता के घर जन्मे और दादा दादी की दत्तक पुत्री के रूप में आदरणीय कुमुद की परवरिश बड़ी बौद्धिक और भावात्मक स्तर पे हुई है। ये परवरिश की देन है कि आपके हृदय की जमीन पर जो शख्सियत रोपी गई वो इस तरह से वृक्ष का रूप ली, इसकी शाखाएं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचकर लोगों को इस तरह की हवा दे रही है कि लोग सांसें नहीं रहे, लोग फिर से जीवन जीने के लिए आतुर हो रहे हैं। बड़ी शख्सियत की बात ऐसी होती है। आपकी कृतियों की बात बहुत खूबसूरत है कि आपने 10 कृतियां लिखी है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले संवेदनाओं की बात की थी। संवेदनाओं की बात करने में मुझे बड़ी खुशी हो रही थी इसलिए भी कि आपके साक्षात्कार में जब आपसे पूछा गया कि आपने लिखने की शुरुआत कैसे की, तो आपने कहा कि मैंने कविता की शुरुआत की और बड़ी संवेदनशील घटना का जिक्र किया। लेकिन मामूली बात नहीं है, ये सिर्फ पढ़ने का उधर भरत नहीं। आपने कुछ कृति स्पष्ट करती पंक्तियां वाक्य विशेषता है कि आपने संवेदनाओं से लेकिन लेकिन कान सुखाए की जगह आपने जब शुरुआत की 8वीं कक्षा से आपने शिक्षा का मत बनाया, 500 मीटर ज्यादा कर लोगों को चुना और लोगों बच्चों को मतलब प्रेरित किया कि तुम स्कूल में आओ। ये बस बात है, शिक्षा की जोत जलाने के लिए रचनात्मकता का आधार लिया। और जब आपने कहा कि मेरे घर में मेरा पहला बच्चा पल रहा था, आप छुट्टी पे थी, तो आपको तिलमिलाहट थी। ये कितनी बड़ी बात है। ये तिलमिलाहट, ये बेचैनी, ये संवेदनाओं का उभार, संवेदनाओं के द्वारा अपने हृदय पर जो दस्तक दिए जाते हैं रचनात्मक हृदय पे,
ये बहुत बड़ी बात है। ये जितने ही होते हैं जिनको ये धन प्राप्त होता है। आप लोग बहुत खुश हैं कि आप जैसे संवेदनशील धनी व्यक्तित्व, संवेदनाओं के धनी व्यक्तित्व के बारे में आज हम सभी बात कर रहे हैं। कि आपने जो कहा कि तब आपने अपनी पहली पुस्तक रखी थी, अध्यापन कैसे होना चाहिए, अध्यापकों को किस तरह से होना चाहिए। कि वो एक मुझे लगता है कि बीएड की क्लास थी जो आपके मन में चलती रहती थी, शिक्षण प्रशिक्षण का माध्यम आपने पुस्तक को चुना। आपकी बड़ी उपलब्धि के माध्यम से हम समाज की बड़ी उपलब्धि, हम स्त्रियों की बड़ी उपलब्धि है। बहुत बधाई आपको इसके लिए। कुछ बातों पर भी साथ थोड़ा सा अपनी ओर से बातें रखूं क्योंकि वक्त कम है, लेकिन आपकी जो विशेषताएं हैं उनको थोड़ी थोड़ी यहाँ पे विशेषित करूं अपनी ओर से, ये सौभाग्य मेरा है। जी कि आपने साक्षात्कार में मैंने पढ़ा कि आपने कहा कि आपने लिखना तब शुरू किया कि आप बच्ची से आपको माखनलाल चतुर्वेदी प्रभावित हुई। कितनी बड़ी बात है। प्रेमचंद, माखनलाल चतुर्वेदी और शिवानी जी से प्रभावित होनी कि आप अपनी राष्ट्रीयता, अपनी शख्सियत के रूप में भरा और संवेदनाओं को उसके सृजनात्मक अभिव्यक्ति में शामिल किया। ये सा का आंगन आलिंगन विरह मिलन का चिरहास अश्रुमय आनंद है इस मानव जीवन का। इसको समझना इतनी छोटी सी उम्र में ये कोई दिन नहीं है। ये बहुत प्रेरणादायक अभिव्यक्ति आपके साक्षात्कार में मुझे मिली। इसके लिए बहुत बधाई आपको कि आपने माखनलाल चतुर्वेदी प्रभावित होकर जो अपनी रचनात्मकता पड़ाव पर कदम डाले। आज उसकी देन है कि इतनी सुंदर सुंदर कृतियों के बाद आप राष्ट्रीय बेस्ट सेलर के रूप में दैनिक भास्कर द्वारा दूसरी रूप से जाने जाते। आपने शिक्षा पर इतने अधिक काम किए। ये यहाँ पे मेरे पास आंकड़े पड़े हैं जिसके लिए हम लोग तो पढ़ ही चुके हैं, ना वक्त नहीं है कि मैं दूं, लेकिन आंकड़ों का यहाँ पे चर्चा करूं विस्तार से। लेकिन बहुत बड़ी बात है कि आपने अपनी जमीन, हृदय की जमीन से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा और संवेदनाओं का परचम लहराया और विशेषताओं को इस तरह से स्थापित किया कि स्त्री केंद्र में आकर लोगों को दोयम दर्जे से ऊपर आने के लिए विवश करें। दूसरी ये बात कि मैं थोड़ा सा कहानी की चर्चा कर दूं, कहने के लिए बहुत कुछ है लेकिन वक्त ने मुझे बांध रखा है। आपकी लोकतांत्रिक प्रकृति, ये समाज जहाँ पे लोकतांत्रिक मूल्यों का ह्रास हो रहा है, ऐसे में आप लोकतांत्रिक प्रकृति के आधार पर जो रचना की शिक्षा को, अभी आदरणीय कुसुम जी ने कहा कि आपने पीढ़ी में शिक्षा की बात की, उसके साथ ही मैंने पीढ़ी में बहुत सारी बातों को भी महसूस किया है। और किसी इसके बाद आपका साक्षात्कार सत्र है जो हम लोगों को बहुत लाभदायक साबित होगा। आपने अपने छोटे बच्चों की बात की, उनके मन को बुराया, उनके मनोविज्ञान को समझा, स्त्री मनोविज्ञान को समझा, समाज में लुप्त होती शिक्षा की अचैतन्यता को चैतन्य करने का की उतनी स्याही उसमें भरी। सभी के बाद मुझे जो पीढ़ी में एक बात समझ में आती है कि आपने पीढ़ियों का अंतर समझा। आपकी कहानी मुझे महज शिक्षा को के लिए स्त्री को आगे करने की बात नहीं लगी, इसके साथ साथ बहुत सारी बातें इस कहानी में मुझे पहले देखने को मिली। परिस्थितियों को लेकर आपने बड़ी सुंदर बुलावट की जो आज का समाज है उसका दर्पण दिखाया। और उसके बाद आपने पीढ़ियों के साथ साथ एक कहानी को समानांतर चलती थी। लास्ट में आपने कहा कि राधा खुश है, नानी नहीं है। राधा खुश है, नानी नहीं है। ये वाक्य महज वाक्य नहीं, मेरे दृष्टिकोण में, मेरी पाठकीय दृष्टिकोण में महज वाक्य नहीं, दो अर्थों में सीधे सीधे से पहले तो अर्थ की नानी का गोलोक गमन हो जाना, और दूसरे विशेष अर्थों में इस विशेषांक को कहानी के माध्यम से और विशेष बना दूं कि पीढ़ियों का एक पुरानी पौराणिक प्रत्यानुति पीढ़ी, सोच वाली पीढ़ी का गोलोक गमन हो जाना, तो अब नए दरवाजे खुले हैं पीढ़ियों के माध्यम से। ये बड़ी सुंदर सी सृजन था आपका। तो कहने के लिए बड़ा काम किया, बहुत तो समय कम है और अभी आप अपना भी है, तो बात में उन्हें घुमा है
हमारे ऊंच में जो हमें दोयम दर्जे पढ़ मिलते हैं, उनके लिए मैं ये पंक्तियां कहूंगी कि उन्हें गुमा है मेरी उड़ान कम है, उन्हें गुमा है मेरी उड़ान कुछ कम है, मुझे यकीन है कि आसमान कुछ कम। आदरणीय वाह। सुबह जी, बहुत बहुत और एक सवाल अपनी ओर से छोड़े जाती हूँ। आदरणीय ममता जी, अगर इजाजत हो तो जी बोलिए। कि आपके ही कहा, आपके ही में मैंने स्वतंत्रता देखी जाती है तो संवाद बन जाता है। जब स्वतंत्रता दी जाती है तो संवाद बन जाता है और मर्यादाओं का उल्लंघन होता है। मेरा ये सवाल है आदरणीय कुमुद वर्मा जी से, आप ये समाधान करें अपने साक्षात्कार सत्र में कि स्वतंत्रता जब दी जाती है तो संवाद बन जाता है और मर्यादाओं का उल्लंघन होता है। आज परिवार में भी परिस्थितियों को लेकर पलायनवाद की जो समस्या है, अगर उस पलायनवाद समस्या से बचने के लिए स्वतंत्रता और संवादों को न दे तो फिर कैसे बचा जाए? अपने इन्हीं सवालों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे अवसर दिया। बहुत बहुत आपका बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। डॉक्टर राखी सिन्हा जी, बारिशों ने हजार कोशिशें की रोकने की आपकी आवाज, पर कहाँ रुकती है आपकी आवाज। और कहीं जब कमजोर हुई आपकी आवाज तो हमने दुगने कंसंट्रेशन के साथ सुना है आपको और तब समझ आया। बहुत अच्छा बोला आपने, एक चिंतन छोड़ा है आपने पूरी पत्रिका को। और कुमुद वर्मा जी की व्यक्तित्व का, रचना जी के उसका जो एक समन्वय स्थापित किया है वो काबिले तारीफ है। आपको बहुत बधाई, बहुत बधाई। तो अब हमारे वक्ताओं का वक्तव्य पूरा हो चुका है, तो हम चलते हैं आज की जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, जिनके लिए ये कार्यक्रम रखा गया है, जो हमारी मुख्य पृष्ठ पे विद्वान हैं कुमुद जी। आप उनकी ओर मुखातिब होते हैं और उनकी बात करते हैं। कुमुद जी एक शांत, सुलझी व संयमित व्यक्तित्व है, जो शोर से अलग मौन के दरवाजे से दस्तक देती है। वो एक प्रख्यात लेखिका, शिक्षाविद हैं, जिनकी 10 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। हाल ही में उन्हें गुजरात साहित्य अकादमी गांधीनगर द्वारा उनकी 2 पुस्तकों के लिए पुरस्कृत किया गया है। आपको पुनः बधाई कुमुद जी। शिक्षा एवं साहित्य में आपने उल्लेखनीय योगदान के लिए नारी अस्मिता पत्रिका की ओर से आपको शुभकामनाएं व बधाई। द सिलिकॉन लीडर्स 2025 में आपको 10 प्रतिभाशाली व्यक्तित्व के में स्थान मिला है। तो चलिए कुमुद जी से ही थोड़ा अधिक और जानते हैं। स्वागत है कुमुद जी, आप प्रकट हुए स्क्रीन पर। धन्यवाद ममता जी। आइए, स्वागत है। सबसे ज्यादा धन्यवाद रचना जी का, जिन्होंने आज मुझे इस स्थिति में रखा और मेरे काम को इतना बड़ा बना दिया जितना मैं सोच भी नहीं सकती। मैं केवल काम करती जा रही थी और जिस तरह से यहाँ विश्लेषण हुआ उन कामों का, उस सोच का, और राशि सिन्हा जी ने जिस तरह बात की, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं अपने बारे में क्या बोलूं। तो हम सीधा, साक्षात्कार छप चुका है, काफी बातें हो चुकी हैं। मैं राशि जी के प्रश्न पे आना चाहूंगी, अगर अनुमति हो तो। जी, स्वागत है आपका। राशि सिन्हा जी ने स्वतंत्रता और संवाद में सीमा की बात की। इसके लिए सबसे पहले हमें उस संवाद के पीछे के मनोविज्ञान को समझना जरूरी होता है। संवादहीनता की स्थिति तो कभी भी नहीं होनी चाहिए। यदि संवाद होता है तो ज्यादातर शांति प्रिय स्थितियों में हो तो उसका स्वागत किया जाता है। यदि उद्विग्नता हो रही है तो उस संवाद में थोड़ी सी चिड़चिड़ाहट या कड़वापन आएगा। संवाद किस परिस्थिति में और कैसी दिशा में जा रहा है ये संवाद करने वाला शायद नहीं समझ पाए, क्योंकि उसकी मानसिक परिस्थिति उसको ऐसा बोलने को, ऐसा रिएक्ट करने को उस समय बाधित कर रही है कि वो अपनी मर्यादा को तोड़े। लेकिन जिनसे संवाद हो रहा है, अगर वो उसके साथ
एक उदाहरण लेती हूँ। आप लोगों ने इतना सारा संवाद किया, मेरे लिए पत्रिका के लिए इतना अच्छा अच्छा बोला, मैं गदगद हुई, रचना जी को भी अच्छा लगा होगा। अगर मैं उसी स्थिति में रह जाती हूँ तो शायद मैं ये आगे की बात नहीं कर पाऊँ। अब राशि सिन्हा जी ने मेरे लिए सवाल छोड़ा तो मैं अपने आप को उस परिस्थिति से निकालकर यहाँ पे लाई हूँ और अपने मानसिक स्थिति को संभालते हुए ये बात कर पा रही हूँ। लेकिन जब ऐसी स्थितियां होती हैं जब स्वतंत्रता की, ये कहना चाहिए सही शब्द की, उसका फायदा उठा लिया गया है, तो जिससे संवाद हो रहा है उस व्यक्ति में परिपक्वता होनी चाहिए। वो स्थिति को समझे, मनोवैज्ञानिक दशा को समझे और सबसे पहले ये समझने की कोशिश करे कि जो संवाद की ये स्थिति पहुंची है ये इस तरह क्यों पहुंच गई। जब वो क्यों पर जाएगा तो उसको उस समय जो संवाद में आने वाली कमियां रह जाएंगी उसका भी भान होगा। जो व्यक्ति संवाद कर रहा है हो सकता है वो पूरी बात नहीं कह पाए, जैसे धीरे धीरे घड़ा भरता है और छलकता है, जब वो छलक गया तो आप केवल बाहर गिरता पानी देखेंगे, जो घड़े के अंदर पानी है वो आप नहीं देख पाएंगे। उसके अंदर जाकर उसको समझना, मनन करना, चिंतन करना, इसके लिए मनोवैज्ञानिक स्थिरता बहुत आवश्यक है। एक इनका सवाल पलायन की स्थिति को लेकर भी था। इंटरनेट टूटा बीच में तो मैं उसको ठीक से सुन नहीं पाई, क्या आप उसे मुझे वापस बता सकते हैं? इंटरनेट बीच में चला गया था, मैं बस अभी कनेक्ट हुई हूँ और मैं बीच का मेरा मिस हुआ है। आपने शुरू किया था, मतलब 1-1.5 मिनट का मेरा मिस हुआ है। बहुत क्षमा चाहते हैं इसके लिए, थोड़ी सी मौसम की परेशानी है यहाँ पे। मैंने ये पूछा था कि आज परिवार में जो परिस्थितियां हैं, परिस्थितियों को देखकर जो पलायनवाद की समस्या है, क्या ये पलायन, आपका ये सवाल क्या जॉइंट फैमिली से एकल परिवार की तरफ जाने को लेकर है? मैम ये मेरा परिवार सिर्फ परिवार से है, मेरा ये सवाल सिर्फ परिवार से, क्योंकि ये समस्या, पलायन की स्थितियां अलग अलग होती है। एक पलायन जो नव दंपति है वो परिवार छोड़ के चला जाता है। दूसरी पलायन की स्थिति तब हो जाती है जब आप उस जगह से ही हट जाते हैं कि किसी समस्या के कारण। तो इन दोनों स्थितियों को समझना बहुत जरूरी है। वापस वही संवादहीनता बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। एक जो परिवार का बड़ा सदस्य है, मुझे जहां तक लग रहा है, आप शायद मेरे से छोटी हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पर जो बाकी पटल पर सदस्य हैं सब मुझसे बड़े हैं। अगर हम लोग अपनी मैच्योरिटी, अपने अनुभव को घर में समस्या के समाधान के लिए, परिवार की शांति के लिए नहीं उपयोग करेंगे, अपना मुंह बंद रखेंगे, वो संवादहीनता जैसा ही हुआ। हम अपने कर्तव्य से भी पीछे भाग रहे हैं। एक कल की स्थिति का उदाहरण देती हूँ। पड़ोस में एक बच्ची है, जेनजी कैटेगरी बोलेंगे उसको। वो बच्चे सुनते नहीं हैं, उनको प्रमाण चाहिए। आज इंटरनेट दादा उनको, गूगल दादा बहुत कुछ बता देते हैं। उनको अगर चिकित्सीय विकल्प सुझाया गया तो उन्होंने मना कर दिया। ऐसी स्थिति में जो परिवार के वरिष्ठ सदस्य थे उन्होंने बैठकर उससे बात करी। बच्चे की कमर में तकलीफ थी, एलोपैथी डॉक्टर ने सर्जरी सजेस्ट करी, लेकिन दादी जी ने बोला कि आप विकल्पित जो इसकी चिकित्सा है आप एक बार उसका चयन करें और कुछ देखें, लाभ मिलता है तो अच्छा है, नहीं तो चिकित्सा में जो सर्जरी का ऑप्शन रखा है वो तो हमेशा है ही। वो दादी पुरानी चिकित्सा पद्धति पे विश्वास करती हैं। शरीर को चीर फाड़ करके एक समाधान ले आना अच्छी बात है, शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन है।
लेकिन जब उस बच्ची ने 15 दिन तक आयुर्वेदिक पुरानी चिकित्सा पद्धति को इस्तेमाल किया, उसको 15 दिन में ही काफी रिकवरी हो गई है, सर्जरी की जरूरत नहीं है। बच्ची ने भी महत्व को समझा, उसने फिर दवाइयों के नाम लेकर खुद रिसर्च की और अभी आज ही ये बात हुई कि उसको बताया गया कि जो ये दवाई है 1899 से तो वो मार्केट में उपलब्ध है, जो बच्ची को दी जा रही है। उसके पहले 7000 साल पहले से भारतीय आयुर्वेद चिकित्सा में चरक संहिता में इसका उल्लेख है। जब अगर दादी चुप हो जाती और माँ बाप तो क्योंकि हथियार डाल चुके थे, तो ये फिर किस तरह के विकल्प भविष्य में उस जेंजी के सामने आते, हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि जब तक काफी नुकसान होता है तब तक हमारे बड़े लोग इस परिवार में होते नहीं हैं। ये जो सूत्र है दादी, माता पिता और बच्ची का, ये इस समय में बहुत डेलिकेट था, इसको संभालना जरूरी है। घर में काफी गर्मा गर्मी भी हुई, बहस भी हुई, लेकिन अगर बड़े वही शांति प्रियता इस्तेमाल करते हुए बच्चे की बात सुनेंगे, समझेंगे, उसकी दुविधा जानेंगे और उस उदाहरण देंगे, उसको सही दिशा में मार्गदर्शन करेंगे, तो स्थितियां खराब नहीं होगी। मैं खुश हूं क्योंकि मैंने इस पूरी सिचुएशन को विटनेस किया और हमारे परिवार में नेचुरोपैथी का बहुत इस्तेमाल होता रहा है, तो मेरा भी हाथ था उसमें बच्ची को समझाने में। जो भी हुआ अच्छा हुआ, जो भी परिणाम आया हम बहुत खुश हैं। ये तो बच्ची, दादा दादी और माता पिता की बात हुई। जब ऐसी स्थितियां घर में बहुओं के साथ बनती हैं और आप ये जान के बिल्कुल अलग हो जाएं कि बहू है, बेटा संभालेगा, या हमारी जिम्मेवारी नहीं बनती, दोनों एडल्ट हैं, कुछ भी कीजिए, लेकिन आपको अपने आप को बहुत सटल करके, बहुत शांत करके वो बात कहनी है। क्योंकि अगर आप उद्वेलित हुए या आपके मुंह से कुछ भी गलत शब्द निकले तो उनके परिणाम दूरगामी हो सकते हैं। एक बार मिसाइल छोड़ दी, वो कहाँ जाके कितना नुकसान करेगी ये आपको भी नहीं पता। शब्द जो है मिसाइल है, शब्द मिसाइल है, संभाल के इस्तेमाल कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, यस, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा सोल्यूशन दिया आपने कुमुद जी, और अनुभव था इसमें दूरगामी दृष्टि थी आपकी। राशि जी, आपको क्या संतुष्टि हुई? बिल्कुल। मैं थोड़ा सा मैंने जो पहला अपना सवाल का ये जो दूसरा था, दूसरी पंक्ति, मुझे ये जानना था। उन्होंने एक जगह लिखा है कि स्वतंत्रता दे दी जाती है तो संवाद बन जाता है और मर्यादाओं का उल्लंघन होता है। तो इस संदर्भ में उनकी राय मैं जानना चाह रही थी कि ये स्वतंत्रता के संदर्भ में है या स्वच्छंदता के संदर्भ में, क्योंकि स्वतंत्रता तो होनी ही चाहिए संवादों की। तो मैं उसको जिस तरह से समझ रही हूँ और वो जिस तरह से लिख रही, मैं उसके बीच का थोड़ा अंतर समझ रही हूँ। मैं बस ये चाह रही थी। आज के परिप्रेक्ष्य में स्वतंत्रता की बात तो है ही नहीं, सभी स्वतंत्रता है। आप अपने घरों में देखिए ना, इवन बच्चा तक माता पिता की 100% नहीं सुनता, वो आर्ग्यू करता है। तो आप आगे बहुओं पे जाएंगे या दामादों पे जाएंगे तो आपको अपने शब्द और सब बहुत सोच समझ के इस्तेमाल करने होंगे। पुराना समय तो रहा नहीं, मीडिया का पूरा एक्सपोजर है, इंटरनेट से एक्सपोजर है, आप कुछ भी बोले, आप बाद में मतलब हर चीज अंकित हो जाती है। आजकल इतने समय ये बोला या आजकल चैट में लिख दिया तो बवंडर ही हो जाएगा। मेरे ख्याल से कोई और प्रश्न पूछना चाहे? एक प्रश्न मेरा भी है कुमुद जी आपसे, अगर आपके प्रश्न खतरनाक होते हैं, पूछिए। नहीं नहीं, बहुत बहुत सिंपल है। जैसा कि मैं आपको जानती हूँ काफी सालों से, तो मैं आपको जानती हूँ कि आप जहाँ पुराने ख्यालों को छोड़ने की बात कहती हैं हमेशा, प्रोग्रेसिव उसमें, वहीं आप संस्कार, जितना मैं आपको जानती हूँ, संस्कार और संस्कृत की घोर हिमायती हैं।
और जैसे कि स्वतंत्रता स्वच्छंदता में एक बड़ी महीन सी लकीर होती है, उसी तरीके से इसमें भी कि आप जैसे पुराने ख्यालों की छोड़ने की बात करेंगे, लोग आपको एक अलग कैटेगरी में डाल देंगे कि आप पाश्चात्य हैं, ये है। लेकिन आप उस चीज को पकड़ के संस्कृति को भी पकड़ती हैं, अपने संस्कार को भी पकड़ती हैं, तो साधारण जन की ये जो गलतफहमी हो जाती है, तो उस बीच की भ्रांति को आप कैसे समझाएंगे? आपका जो प्रश्न है इसके बीच में बिल्कुल महीन सा अंतर है। पुराने ख्याल व संस्कार और संस्कृति की बात आप करते हैं। जब पुराने ख्याल की बात करती हैं तो ख्याल मेरा व्यक्तिगत हो सकता है, मेरे परिवार से जुड़ा हो सकता है, मैं जिस समाज में रह रही हूँ उससे जुड़ा हो सकता है, वो एक ख्याल है। उसको मैं एक ब्रैकेट में डाल देती हूँ, वो एक हवाबाजी है। जब मैं संस्कार की बात करती हूँ, जब मैं संस्कृति की बात करती हूँ, तो उसकी जड़ें हैं जो बहुत गहरी हैं, जो हमारी सनातन परंपराओं से हमें जोड़े हुए हैं। ख्याल पीढ़ी दर पीढ़ी बदले जा सकते हैं, लेकिन जो संस्कृति है और जो संस्कार है वो वही रहेंगे। अपने अगर मैं बहुत ज्यादा गहराई में जाऊं, 16 संस्कारों की बात करते हैं हम, सांस्कृतिक धरोहर की बात करते हैं, वहां पे ख्याल बहुत दूर हो जाते हैं, तो अंतर वहां पे बहुत बड़ा हो जाता है। ख्याल जेनजी का है, ख्याल हमारी पीढ़ी का भी है, ख्याल जो हमारे दादा दादी थे उनके भी रहे होंगे। ख्याल आपके परिवार को, आपके व्यक्तित्व को शेप करने में मदद कर सकता है, लेकिन आप अपनी संस्कार और संस्कृति को छोड़ नहीं सकते, आपको उसको लेके चलना है। ख्यालों में जैसे था कि मेरी दादी ऐसे कपड़े पहना करती थी, लेकिन आज मेरी बेटी वैसे कपड़े पहन के कंफर्टेबल नहीं है। लेकिन संस्कार ये कहता है कि शरीर ढका होना चाहिए। संस्कृति ये कहती है कि हमें पुराना जो रीति रिवाज है उसको भी साथ लेके चलना चाहिए। जो हमारे धार्मिक आयोजन होते हैं वहां पे आज भी हम परंपरागत साड़ी, लहंगा, सूट, गरारा, शरारा इसी को प्रेफर करते हैं। वो हमारे ख्यालात उस समय कहाँ जाते हैं, हम वहाँ जीन्स या क्रॉप टॉप में नहीं होते तब। तो कुछ बातें धरोहर से, संस्कृति से, संस्कार से लेके आगे बढ़ना है, उस समय ख्याल को साइड में रखते हैं। बहुत सटीक इसका उत्तर दिया आपने। और मेरे ख्याल से बस समय हो रहा है, तो इसको हम ले चलें अंतिम। एक छोटा सा सवाल मैं करूं? जी जी, जरूर। एक छोटा सवाल कर रही हूँ कि कुमुद जी ने जैसे कहा कि जैसे वो दादी जो है उनकी दवा से फायदा हुआ, तो मतलब वो चीज हमारी बहुत पुरानी चीज है जो कि हमारे आदि काल से चला आ रहा है। हमारे ऋषि मुनियों ने उन सब का आविष्कार किया था और अब तो विज्ञान भी उसको मानने लगा है। तो ये सब बातें आपकी बातों से पता चली। और दूसरी बात ये है कि आप इस समय जिस तरह से आप सोच रही हैं, आपकी जो सोच है संस्कार संस्कृति के ऊपर, तो अभी फिलहाल आप अपने लेखन में कौन सा विषय आप अभी चुनना पसंद करेंगे या आप लिख रही हैं, क्या बता सकेंगी? हाँ जी, मैंने 3 पीढ़ियों से जो भी मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण है मैं उसको स्टडी कर रही थी, और मैंने करीब करीब आधी पुस्तक लिख ली थी, लेकिन मेरा कंप्यूटर कॉन्क हो गया, तो अभी 1/4 मेरे पास है। केवल महिलाओं का दृष्टिकोण उस पे लिया है, और ये फिक्शन टाइप से है लेकिन सत्य घटनाओं पर आधारित है। एक समाज में एक परिवार के लोग अलग अलग ढंग से कैसे रहते हैं, कैसे सोचते हैं, अपनी पिछली पीढ़ी, उससे पिछली पीढ़ी और पड़ोस में उनका सामंजस्य कैसे रहता है, और बाहर के वातावरण से वो कैसे प्रभावित होते हैं, इन सब को लेके वो पुस्तक में लिख रही हूँ। मैं भी चाहती हूँ
मुझे आपने इतने विविध विषयों पर लिखा, आप एक प्रेरक व्यक्तित्व बन गई हैं। क्या आप अपनी आत्मकथा और लिखना पसंद करेंगी, या भविष्य में उपन्यास की साहित्य की जो विधा है उपन्यास, उस पर भी अपना हाथ आजमाना चाहेंगी और एक नए सब्जेक्ट के साथ उपस्थित होंगी? आपने मुझसे पूछा? आपने मेरी किताबें अगर पढ़ी हो तो आपको उसमें विषय वस्तु को जोड़ती हुई छोटी छोटी कहानियां मिलेंगी। मैंने कहानियां लिखी, लेकिन कम लिखी, क्योंकि कहानियां बहुत लिखी जाती हैं और चाव से पढ़ी भी जाती हैं, और एक पुस्तक पढ़कर उसको बंद करके रख दिया जाए तो ऐसा लेखन करने के मैं पक्ष में नहीं हूँ। मैंने जब भी कहानी गढ़ी, वो किसी घटना को लेकर गढ़ी और विषय के परिप्रेक्ष्य में गढ़ी और उसको वहां लिख दिया। अब सिर्फ कहानियां लिखूं, वो एक एंटरटेनमेंट कहना चाहिए, उस हिसाब से पढ़ी जाएंगी और पुस्तक बंद करके रख दी जाएगी। हो सकता है कोई कहानी प्रभावित कर जाए और घटना प्रभावित कर जाए तो याद रह जाए, लेकिन जो अभी पुस्तक लिख रही हूँ वो मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहती थी। वो मेरी बायोग्राफी पे बेस्ड है और उसको फिक्शन टाइप में लिख रही हूँ। खासकर साल की घटनाएं जो मेरे जीवन में उथल पुथल लाई, उनको मैं उसमें फोकस करूंगी, लेकिन भूमिका के लिए मुझे बहुत पीछे से वहां पे उठाना पड़ेगा, तो उस पे मैं कार्यरत हूँ। बधाई, शुभकामनाएं। जल्दी ही पुस्तक आए, हम सब लाभान्वित। कोई और पूछना चाहें अगर प्रश्न कुमुद जी से? तो अगर रचना मैम का आदेश हो तो हम इसको समापन की तरफ ले चलें। हाँ जी, ओके। तो धन्यवाद दर्शकों जो आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम, और अब हम चलते हैं अपने कार्यक्रम के समापन की ओर। तोड़ना है हर पिंजरा, मेरी उड़ान अभी बाकी है। तोड़ना है हर पिंजरा, मेरी उड़ान अभी बाकी है। मंजिलें जमीन भर नहीं, आसमान अभी बाकी है। धन्यवाद कुमुद जी। साहित्य की संवेदनशील दुनिया में आपकी रचनात्मकता, शिक्षा के क्षेत्र में आपके अनुभव व समाज के प्रति आपकी सेवा भावना की उपस्थिति सदैव पाठकों और श्रोताओं को नई दृष्टि देती रहेगी। अब मैं आदरणीय डॉक्टर रचना निगम जी को आमंत्रित करती हूँ, आप आएँ और धन्यवाद प्रस्तावित करें। धन्यवाद ममता जी। हमने देखी उड़ान कुमुद जी की साहित्य के क्षेत्र में, शिक्षण के क्षेत्र में, और ये उड़ान निरंतर आसमान के नए नए क्षितिजों को छूती रहे और एक बहुत सुंदर रचनात्मक संसार का सृजन कुमुद जी करती रहे, मेरी ये आशा है। आज का कार्यक्रम ममता जी आपने बहुत ही सुंदर संचालित किया, प्रारंभ से अंत तक एक लयबद्धता बनी रही। बहुत ही खूबसूरत शब्दों का प्रयोग किया, बहुत सुंदर कविताओं का प्रयोग किया, और हमारे जो भी मुख्य अतिथि रुनु बरुआ जी, डॉक्टर कुसुम शर्मा जी, डॉक्टर शशि मंगल जी, डॉक्टर राशि सिंह जी, हमारी सलाहकार उर्मिला पचीसिया जी, और आज की विशिष्ट अट्रैक्शन कुमुद वर्मा जी, सभी का सहयोग, सभी की रचनात्मक साहित्यिक रुचि बहुत ही सुंदर ढंग से अभिव्यक्त हुई। और आज हम जिस विषय को लेकर के चले वह मेरे ख्याल से उसने अपने शिखर को स्पर्श कर लिया है, ऐसा मैं सोचती हूँ। तो आप सब जिन्होंने अपने जीवन के मूल्य क्षणों में से ये समय हमको दिया, हमारे कार्यक्रम को दिया, हमारी पत्रिका को दिया, कुमुद जी के विशेषांक पर अपने विचार अभिव्यक्त किए, उसके लिए आप सबका मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और आशा करती हूँ कि भविष्य में जब भी नारी अस्मिता इस प्रकार के विशेषांक पर चर्चा करे या कोई भी समारोह करे तो आप सबकी उपस्थिति प्रार्थनीय रहेगी। आप सब जैसे आज कार्यक्रम की
अपने गरिमामय उपस्थिति देकर कार्यक्रम को खूबसूरत बनाया। भविष्य में भी आपका ये सहयोग बना रहेगा। धन्यवाद। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद।